بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगी। वर्किंग डे पे इस टाइम पे निकल के आना अपनी प्रैक्टिसों से काफ़ी मुश्किल होता है और इसलिए मैं ख्याल में लोग स्लो एंटर हो रहे हैं। तो चूँकि हमारा टाइम था इसलिए हम शुरू कर देते हैं इसको। अब काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। और ये सेशन आज का बहुत ही डिफरेंट किस्म का सेशन होने वाला है। बहुत ही डिफरेंट किस्म का सेशन है। ये टॉपिक आमतौर पर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आप सबको पता ही बात। ये सेशन अभी जूम पे लाइव जा रहा है और जूम का लिंक मैंने बहुत सारे ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो अगर जो लोग जूम पे हैं वो चाहें तो उसको मज़ीद लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। सारे के ग्रुप से ये लिंक शेयर हो चुका है और एनीबडी कैन वॉच इट लाइव ऑन जूम। तो अब स्टार्टिंग इट नाउ। जैसे आप सबको पता है सर की कॉन्फ्रेंस है 12 और 13 फरवरी मोमिनपेट में। और हर साल हम कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत सारी प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स होती हैं। लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड। इस साल जब ये हुई तो इतना ज़्यादा इसका रिस्पांस हुआ है और इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं कि मोर देन 30 वर्कशॉप्स हम कर चुके हैं अभी तक और अभी 3-4 और लाइन अप हैं। तो इंशाल्लाह वो भी और सब बहुत सक्सेसफुल जा रही है। लोग उसमें काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी ट्रेनिंग लर्निंग ये सारा कुछ हो रहा है। So now without wasting time, I would like to invite Dr. Aisha from Patel Hospital. हर साल ये यहाँ हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी पे सेशन करते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं और अच्छी बात होती है कि इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए ताकि लोग डिस्कशन ज़्यादा करें, बातचीत ज़्यादा करें। तो डॉक्टर आयशा अभी इस टॉपिक पे आपसे प्रेजेंटेशन देंगी, हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, फिर उसके बाद मैं इस पर बात करूँगी और फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे साथ साथ। सो डॉक्टर आयशा कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं पटेल हॉस्पिटल में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करती हैं, फर्टिलिटी की प्रैक्टिस भी करती हैं, IVF की ट्रेनिंग भी उन्होंने की हुई है, केसेस करती हैं हर किस्म के। एंड कितने साल से काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं, लगती नहीं है इतनी सीनियर पर हैं सीनियर। आई डॉक्टर आयशा आई। Assalamu alaikum. Warm welcome to all of you who have come here and giving your precious time. I myself is very much thankful for all of your participation, but especially to Madam Dr. Shaheen Zafar to be a part of a team for the last 13, almost 10 years अब हो जाएंगे। 2013 में मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की थी, फिर जर्मनी में जाके एम्ब्रियोलॉजी और IVF का साथ कोर्स किया था और साथ में जो भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं तो मैडम इज़ ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। The topic of this presentation is also a really boost for me from Madam, as she is the only one who conduct these CMEs with this topic. Hardly what I can say, अपनी अगर मैं practical life में almost 20 years मुझे हो जाएंगे तो ये topic इतना openly discuss नहीं हुआ है। और जितनी दफ़ा भी कराची में स्पेशली किया गया है
So it is being conducted by her only. The reason for this presentation is to give a brief awareness on sexual dysfunction disorders which we do encounter in our clinical practice. हमें एक पेशेंट रिलेटेड एक ब्रीफ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को भी गाइड कर सकें और खुद भी उसके हिसाब से बिहेव कर सकें. Kindly start the presentation. एक्सेल वालों के भी मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि इनके साथ हम कोलैबोरेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 years से यहाँ लसानिया में डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एड्रेस करते आए हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर टू कंडक्ट CMEs हियर. सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल फॉर देम आल्सो. अच्छा जी, तो as per definition है क्या female sexual dysfunction? It has been defined as any sexual complaint or problem which result from disorders of desire, arousal, orgasm, and sexual pain that causes marked distress or interpersonal difficulty. And it should be addressed. At least 75% of patients should have this complaint for a period of 6 months. यानी repeatedly वो उस complaint के साथ अगर आपके पास आती 6 महीने में, तो then it will be defined as dysfunction. The objective of my presentation, क्यों मैंने select किया ये topic, in order to assess how, in order to tell my doctors or to give them knowledge that how to assess female sexual dysfunction in their clinical practice, in order to appreciate the reason why all women who are attending the gynecological clinic should have this sexual function assessed, as to establish a baseline, and also to ensure a realistic expectation of outcome. यानी हम उनको बहुत glorify form में नहीं बताते, उनको भी नहीं बताएंगे कि जी outcome किस हद तक possible है, कितना possible है. Literature search tells us that the sexual dysfunction is more common in women. It's more common in women than men, and yet it is less frequently being investigated. अगर हम ये तो सारा मैटर वो जो मैंने यहाँ से लिया है, ये recent guidelines तो नहीं है, लेकिन different articles हैं, उनके अंदर से मैंने sort out किया. तो even there they are saying that is being less frequently being investigated. And why it left untreated? Because to be very honest, in our clinical practice, we don't have enough time, we don't have enough knowledge, we don't give that much importance on the sexual behavior of a patient. हम usually जो अपनी clinical practice में देख रहे होते हैं, infertile patients से हम उसका sexual frequency, act, desire, satisfaction, ये questions ले रहे होते हैं. जो आप और हम कर रहे होते हैं, usually वो patients those who are unable to conceive, उसमें अगर उनकी जो है coitus frequency में problem है या desire, तो वो उसी पे जाकर हम उनसे address कर रहे होते हैं. So the prevalence in abroad, what the literature says is up to 30 to 60%, and the most common complaint which they encountered is the lack of interest in sex, followed by inability to experience orgasm and painful intercourse. And out of them, only 21% females seek help. एक और लिटरेचर बनाते हुए जब मैं गो थ्रू करी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी 3 years का डेटा था यूके का, उसमें उन्होंने कहा जी डॉक्टर से पेशेंट से पूछा गया कि डॉक्टर ने आपसे कितना सेक्सुअल एक्ट के बारे में पूछा है, तो इससे only 4% have asked and the patient expectation was more than 25%. हिटिंग वो आ रहा है अपनी गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट के साथ, लेकिन अंदर उसकी डिजायर ये है कि आप उसके सेक्सुअल एक्ट के बारे में डिटेल हिस्ट्री लें और उससे इंक्वायर करें. And in one of the literature they says कि 98% of females की concerns होती हैं to address this. First, in order to understand है क्या, तो हमें इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से होता है, क्या मैकेनिज्म है, in which it says कि first it is the desire which needs some stimulus followed by arousal. Sorry. इसको आगे चलो, पीछे जाना, पीछे नहीं, आप आगे करे जाओ, हमारे जाने पीछे. हाँ, इसमें यही है कि जी पहले तो डिजायर हो, स्टिमुलस होगा, फिर उसमें अराउजल होगा, फिर बीच में प्लेटो फॉर्म होगा,
then it leads to orgasm, the maximum peak, and then resolution stage. जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर नेचर में ये मैकेनिज्म क्या होता है कि दे डू हैव ऑर्गेज्म मेनी टाइम्स बट इन फीमेल दे ओनली हैव वंस. So this is the difference between gender. So हाँ मैं भी पीछे जा रही हूँ. जो ये एक डेफिनेशन एक मैनुअल है उसका सेक्सुअल डिजायर का जो कि इन्होंने ऑल्टर किया है. नाउ इट हैज बीन चेंज फ्रॉम 4 to 5 in which they have addressed desire and arousal कंबाइन कर दिया गया है. प्रीवियसली वो अलग अलग थे. ठीक है. अब लेटेस्ट उसमें उन्होंने फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स को सेम रहने दिया है लेकिन इसके अंदर जो डिस्पेरोनिया वेजिनसनेस थे सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर्स थे उसको लेबल करके चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू जेनिटोपेल्विक पेन और पेनिट्रेशन डिसऑर्डर्स. अच्छा जी जो इथियोलॉजी है ना ये मल्टी फैक्टोरियल है. कोई एक वजह नहीं होगी. इसमें many patients will have chronic illnesses like medical disorders. more commonly beta diabetic females में ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिजीजेज भी साथ में आ सकती हैं. थायराइड डिसऑर्डर्स है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है. ऑल दिस आर द रीजंस. एक लिस्ट ऑफ डिजीजेज हैं जिसमें कहीं ना कोई पेशेंट जरूर फिट होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जी इसके अंदर जो है वो गायनोकोलॉजिकल एंड नॉन गायनोकोलॉजिकल कॉजेज हैं. एंड इन गायनोकोलॉजिकल कॉजेज व्हाट दे से इज प्रोलैप्स, fibroid, endometriosis, infertility, childbirth, all are the main reasons. Then functional disorders भी हो सकते हैं. And the patients who have vulval, dermatologist के पास भी जा सकते हैं patients. Having skin psoriasis, lichen sclerosis, planus, all they do come. Literature से मिलता है कि जी उनके पास sexual disorders के साथ जाएंगे. And hormonal imbalances or use of hormonal drugs. Multiple medications we are here being listed here which do hamper on sexual act and lead to sexual dysfunction. और इसमें आप देखें कितनी ड्रग्स हैं जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं. एंटी हिस्टामिन कितने मजे से हम लिख रहे होते हैं. एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के पेशेंट्स होते हैं. And the patients who are on hormonal contraceptives, these are list of drugs and even multi antibiotics, even metronidazole, cyclophosphamide, ये सब भी इसमें लिस्ट हुई हैं. So how to assess? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप पेशेंट से उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछें. पेशेंट इतना ओपनली आपके पास आके नहीं शुरू हो जाएगा या नहीं बयान करने लगेगा अपने सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में. तो उसमें एक तो आपका खुद कंफर्ट जोन हो. यू शुड बी वेरी मच रिलैक्स. बुक्स कहते हैं यू शुड कीप योर पेन एंड पेंसिल अपार्ट. आप रिलैक्स होके बात करें पेशेंट से सो दैट ही कुड नो टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस. आपसे बात कर आप जल्दी में ना हो, लोकल एक प्राइवेसी सॉर्ट ऑफ हो, बार पेशेंट्स का या स्टाफ का आना जाना ना हो. एंड देन यू शुड बी हैव एन ओपन क्वेश्चंस. आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस से पेशेंट को एड्रेस करेंगे. जस्ट टेल मी व्हाट डू यू फील, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर सेक्स, हाउ यू फील अबाउट योर सेक्स. नहीं, उसको एक आसान ज़बान में ओपन क्वेश्चंस पे आपने उससे क्वेश्चंस पूछना है. उसके बाद आप उससे प्रॉब्लम के बारे में हाउ मच सेटिस्फाई यू आर. आप उसको नहीं पता कि डिजायर और लिबिडो क्या है. आपको उसको अपनी ज़बान में पूछना होगा कि जी हाउ मच सेटिस्फाई यू आर विद योर सेक्सुअल लाइफ. What are the arousal factors for your desire? Are you experiencing any pain during intercourse? So these are the open-ended questions you need to be followed. बड़ा अच्छा एक फीमेल सेक्सुअल इंडेक्स करके उसमें है. आप गूगल में सर्च करें और उसका उन्हें स्कोरिंग भी है और कैलकुलेटर है मौजूद. उसमें वो डिफरेंट 6 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें डिज़ायर है, अराउजल है और उसके डिफरेंट क्वेश्चनर्स हैं जिसका उन्होंने मार्किंग की हुई है. और अगर पेशेंट का स्कोर 26 से कम आता है, उसका टोटल स्कोर है 36, तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट के लिए उसको 24 से ऊपर होना चाहिए. लेकिन अगर उसका 24 से कम स्कोर आएगा तो आप उसको सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए पेशेंट को इंक्वायर करना होगा. बाज़ दफ़ा पेशेंट ओपन क्वेश्चंस आपसे जवाब नहीं दे रहा, आप समझ रहे हैं आप पूछ रहे हैं वो नहीं करना चाहते, तो आप उससे भी उसको असेस कर सकते हैं. नाउ इन द हिस्ट्री, the detailed history, medical history, current medications in which the patient is, last obstetrical history, that is very important.
टीयर तो नहीं थे, थर्ड डिग्री रिपेयर तो नहीं हुआ, ऑपरेटिव डिलीवरी तो नहीं थी, वो एक्सपीरियंसेस भी उसको जो है हैम्पर करते हैं. देन सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, घर में क्या मसाइल हैं, करंट स्ट्रेसेस क्या हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड की जॉब को लेट हो रही है. दीज आर द प्रैक्टिकल इश्यूज व्हिच द फीमेल डू एनकाउंटर. The history of sexual abuse, ठीक है, it's not that apparent in our society, but one should ask. Regarding the examination, general examination, assessing inspection of the vulva, that is very important. और इसी तरह से जो है आप perspective examination करेंगे जिसमें vagina, cervix to assess the prolapse, any local infection, STDs, any local cause you want me to guess. General bimanual examination, that is important. Assessment of pelvic floor tone and even cotton bud evaluation to assess the vestibule for localized tenderness. Usually जो what we see, और मैडम इसका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बताएंगी कि हमारे पास जो पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं पेनिट्रेशन डिसऑर्डर्स के साथ. अनसेटिस्फाइड तो वो होते ही हैं लेकिन वो कॉइटिस नहीं कर पाते, स्पेशली वो पेशेंट्स जो चाह भी रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर एग्जामिनेशन जो होता है ना डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसमें भी ग्रेजुअली आप टच फीलिंग के साथ पेशेंट के वल्वा को एग्जामिन करते हैं एंड ग्रेजुअली द पेशेंट विल डिफिकल्टी होगी कि वो अलाउ नहीं करने देगा आपको पीएस करने के लिए, वो अलाउ नहीं करने देगा पीवी करने के लिए, पेशेंट अलाउ नहीं करेगी. लेकिन यू नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल सेटिंग. माइट बी आपको एक अगली दफा उसको दोबारा बुलाना पड़े, तीसरी दफा फिर बुलाना पड़े. तो यू नीड रिपीटेड विजिट्स एंड रिपीटेड फॉलोअप्स. इन्वेस्टिगेशंस कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस आप इनडायरेक्टली असेस कर सकते हैं is knowing the follicle stimulating hormone and estradiol levels to assess her symptoms of deficiency of these hormones, free androgen index, thyroid function test, the prolactin levels, ferritin, as the patient might be anemic, lethargic, वो normal अपने routine नहीं कर पा रही है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, stresses भी साथ में हैं, and the need of exclusion of diabetes. The important thing is that कि हमारी clinical practice के अंदर भी different issues in that different impact है on the patient's sexual life. And the literature says that sexual problems appear to be permanently increased. ये बड़ा मुझे odd लगा पढ़ते हुए, लेकिन ये है fact कि permanently increased after childbirth, and almost 83% of female experience this problem in the first 3 months, which declined to 64% in the next 6 months, but never reached to the level comparable to nulliparous women. Operative delivery का वही बात है कि effect on dyspareunia is more, and that can be last for a year up to 14%. Similarly, the patients who are menopause, the prevalence of female sexual disorder is more, and it varies up to 68 to 86%. And the common problem in them which they encountered are loss of desire, decrease of frequency of sex, dyspareunia, vaginal dryness, and dysfunction of the male partner. And it's the physical aging के साथ उनकी और disorders और बीमारियां आ जाती हैं, तो उसमें उनका act जो है comparatively कम हो जाता है. लेकिन 70 years तक they can go for this act. यानी age limit जो maximum literature से मिल रही है वो कह रही है up to 70 years, जो हम शायद इतना expect करते नहीं हैं. Subfertility. Subfertility is another issue. The patient who are conceiving, they think this act is only for reproduction of child. अब वो एंजाइटी है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रही, ओवुलेशन इंडक्शन ले रहे हैं, साथ में हम स्केड्यूल कर रहे हैं उनको टू गो फॉर सेक्सुअल एक्ट. अब वो स्केड्यूलिंग जो हम बड़े आसानी से पेशेंट से कह देते हैं गो फॉर सेक्सुअल एक्ट ऑन डे 10, 12, 14, 16, तो प्रैक्टिकली दैट ऑल्सो क्रिएट्स स्ट्रेस एंड अराउजल डिसऑर्डर्स और ऑर्गेज्म डिसऑर्डर्स उनको फिर होने लगते हैं. Similarly, pelvic floor exercises, up to 50% of women presented with urogyny, and especially with who have stress urinary incontinence, overreactive bladder, they all have a negative effect on their sexual function. So it is important for us to know that while performing pelvic floor repair, one should ensure vaginal length is maintained,
Excessive vaginal excision should be avoided, and the intracoital caliber should be preserved. And as you all know, ये तो हमें पता है sacrospinous fixation के अंदर जो है dyspareunia is more as compared to other procedures. Like dysfunctional uterine bleeding and pain, patient coming with the complaint of endometriosis, fibroid, adenomyosis, they all lead to dyspareunia. Even erratic heavy bleeding or painful menstruation can affect their sexual function. But the literature says that those patients who undergo hysterectomy, 1 year after post-hysterectomy, they have increased frequency of sexual activity, improvement in their dyspareunia, orgasm, libido, and vaginal dryness. And the root and the mood of जो भी approach करें आप, चाहे laparoscopically करें, चाहे open hysterectomy करें, abdominal, vaginal, it does not affect the outcome. Even the method of vaginal cuff closure do not have an impact on the sexual function. Now the management, सबसे important बात, patient आई, आपने उससे पूछ लिया, उसने बता दिया, अब आप उसको manage कैसे करेंगे is a big task. Educating the patient and the partner. Usually the patient, we do see in our clinic infertile couples and we do ask them the history, but the females are not that much इतना easy हो के वो नहीं अपना sexual life या अपने sexual life को अपने male partner के साथ वो share करना चाहती हैं, तो आपको पहले उससे पहले female से बात करनी होगी, फिर male से करनी होगी और उनको encourage और encounter करना होगा the normal physiology, female physiology and the anatomy, that is important. Similarly, lifestyle and psychosexual counseling first line intervention है ये, यानी आपने सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करनी है और फिर उसको साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग करनी है when their etiology is not physical. How to go for lifestyle modification? We all know weight loss, reduction in alcohol. ठीक है, it is not here in our society, but it do. अभी आप ओपनली पेशेंट्स आते हैं और पता चलता है कि मेल के अंदर हमारे यहाँ अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ चुका है. What मेरा एक्सपीरियंस यही है, बाकी मैडम will also share her experience. Establishing a healthy diet, regular exercises regime are valuable for improving the female sexual dysfunction. And the important is dedicating specific time to spend with their partner, which is very important to help to improve the woman quality of life. एक दूसरे से कितना बात करते हैं बच्चों के अलावा, घर के मसाइल के अलावा, ठीक है, that is also important. How much you talk for your own, अपने लिए एक दूसरे से कितनी बात की जाए. Now pharmacological therapies are mainly the physiotherapy, in which the pelvic floor exercise. The pelvic floor exercise is basically जो है वो इसका बहुत ही अच्छा लिटरेचर है, इफेक्ट है जो पेशेंट की इम्प्रूव करता है in sexual act and increasing their desire and libido. And deep pelvic relaxation is important to practice when using vaginal dilators. And even this says कि the pelvic floor physiotherapy जो है वो effective होती है in stress urinary incontinence के patients or with pelvic organ prolapse. After childbirth, they do have pelvic organ prolapse, so they have lack of desire, and they do come about lack of desire because of lax vagina. So आप फिर उनको जो है Kegel exercises advise करें, and that is beneficial for them. Vaginal dilators. The vaginal dilators that are useful because they are मतलब वो जो है आपके dilators useful हैं no doubt in women who experience involuntary pelvic muscle contraction and in vaginal stenosis. The dilators are of different size. The detail will be more being addressed by Dr. Shaheen. And they say that it should be done. Results are better if should be done supervised. तो आप different dilators, candle को बना सकते हैं, syringe को बना सकते हैं, using condom on it and applying lubricants in it, and it is helpful for the patients. Now, self-stimulation and devices. There are different clitoral vacuum therapy devices which are being there, and they are handheld battery-operated devices. मेनली इनका मकसद और वर्किंग एक्ट क्या है कि ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को, क्लाइटोरल ब्लड फ्लो को, एंड इट इज बीइंग यूज्ड 3 to 4 times a week for approximately 5 minutes at a time. Even जो एविडेंस बेस्ड
इसके लिए रिव्यू करी थी। उसने कहा जी दे कैन बी some toys which can be used in this manual and it has been mentioned there. The vibration devices are designed for both clitoral and vaginal stimulation. Psychotherapies. In psychotherapy, the most important thing is the cognitive behavior therapy and it is the sex therapy. होता क्या है कि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मिथ्स बहुत हैं, कोई डिस्कशन नहीं है। अब तो हर चीज़ की अवेयरनेस जो है वो गूगल ने दे दी है। फ्रेंड से ज़्यादा आप एक क्लिक करें। कार्टून्स, yesterday I was searching for this literature and I was amazed to see कि there are different cartoons for the awareness of sex ed for children. तो हमें तो नहीं पता हमारा बच्चा क्या दिख रहा है, ठीक है उसको सेक्स एजुकेशन हो रही है, लेकिन किस हद तक हो रही है, कितनी सही हो रही है, दैट इज ऑल्सो वी डोंट नो। फिर डिफरेंट जो आई मीन टू से कि इलाबोरेशंस हैं, बहुत ही हाई फाई तरीके से सेक्सुअल एक्ट को करना, डिस्प्ले करना बाय डिफरेंट पिक्चर्स और बाय डिफरेंट स्टोरीज, ये सब इट इज अवेलेबल देयर। we as a doctor हमारे पास नहीं है टाइम, लेकिन फीमेल पेशेंट से पूछे, आज की लेवल में पेशेंट ने कहा कि जी मुझसे कहा गया कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, गूगल से अपनी सिम्टम्स देख लें। उसने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा जी हाँ, इसलिए कि सब कुछ तो गूगल बता रहा है, तो गूगल से तो सेक्सुअल एक्ट का भी सर्च किया जा सकता है। तो आई वॉज अमेज्ड कि these are the मतलब इंफॉर्मेशन कितनी हद तक सही है, क्या है, इज बीइंग टेकन बाय द पेशेंट और बाय द वुमेन unmonitored. So the importance is that turning the idea of sexual obligation into pleasure, learning to focus on sensation rather than anxieties, and communicating openly with the partner. That is important. Psychological counseling जो है वो एक दफा में नहीं होती है, इसमें आपने repeatedly sessions करने होते हैं with psychologist। आपकी हो सकता है एक दफा में आप पेशेंट को आके बता दें, समझा दें, वो जाके कोशिश भी करे तो नहीं कर पाए, तो आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ एक सेशन रखना होता है और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के साथ एटलीस्ट 5 to 6 सेशंस पे पेशेंट एंड अप होता है। अगर उसकी एंजाइटीज और क्वेरीज एक सेशन में नहीं हो रही तो दैट नीड टू बी कर्टेल्ड इन रिपीटेड सेशंस। एज वी नो योगा टेक्निक सब स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, तो जब स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ ठीक था कि जिन फीमेल्स का मेंटल हेल्थ अच्छा है उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कम है, और जिन फीमेल्स का मेंटल हेल्थ वर्स्ट है उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नाउ मेडिकल थेरेपीज, lubricants and vaginal moisturizers, they can be used, and that should be similar to the normal natural vaginal secretions. ठीक है, that will help to increase the sexual act. Now the local estrogens, vaginal estrogens are required that are treated for vulvovaginal atrophy. Tropical estrogens different form में available है, ring, vaginal cream and Vaseline, but here in Pakistan जो है वो सिर्फ दिया, here सिर्फ हमारे पास क्रीम ही है, उसकी भी अक्सर शॉर्टेज ही रहती है। As you know that breastfeeding women they experience hormonal imbalance because of estrogen deficiency. They can be effective in using of tropical estrogens. Even of those patients who are on tamoxifen, they can be helpful on use of local estrogens. So the reassurance है कि जी आप local estrogen तो apply कर सकते हैं for a short time. And we know that breastfeeding के अंदर जो symptoms हैं वो cessation of breastfeeding से वापस सही हो जाएंगे। Intravaginal progesterone. Intravaginal progesterone is a steroid precursor. Basically DHEAS है, locally effective tacily होती है, जिसको आप 6.5 मिलीग्राम available है, पाकिस्तान में भी है, और ये पर vaginal insert करते हैं for 12 weeks, and it do have a good effect in vulvovaginal atrophy. अच्छा जी, ospemifene है, it is the selective estrogen receptor modulator which has been licensed for the treatment of vulvovaginal atrophy in women with whom tropical estrogen is not suitable. It has not been available here, but it has been recommended. But the contraindication for its use is कि ये endometrial hyperplasia, breast cancers में और thromboembolism में contraindicated है। Similarly, tubulol HRT है, बहुत commonly हम patients को लिखते हैं। ये recent अब researches में आई है, पहले जो literature, even जो मैं पिछला literature देख रही थी evidence based और different books में, तो उसमें उन्होंने उस वक्त तक recommend नहीं की थी, लेकिन now it has been recommended and it has been used as it is an estrogenic, progesteronic and androgenic properties, but
it has higher risk of stroke than other HRTs. Trigger point injections. These are the study which has been done. They use trigger point injections at the levator ani muscle spasm. The injections में है क्या, ये क्या लगाते हैं, यानी उस ट्रिगर पॉइंट जो पॉइंट है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा पेन और डिफिकल्टी होती है उसमें आप इंजेक्ट कर देते हैं 5 ml of 0.25% बुप्रीकेन, लिडनोकेन एंड 40 मिलीग्राम ट्राइएमिनिसिलोन, जो कि आपका स्टेरॉइड है, या आप अपने ये बोन्स पेन में भी इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो इट कैन बी इंजेक्टेड. 3 months इंजेक्शन हैज़ एन इफेक्टिवनेस ऑफ 72%. Botox injection to pelvic floor muscle. It has been recently been acknowledged where refractive vaginismus may respond to Botox injections in the puborectalis and pubococcygeus, but the evidence is limited. So the conclusion is female sexual dysfunction is a common condition which is considered which has detrimental effect on the quality of life, but unfortunately often overlooked by clinicians, and as gynecologists we must try to identify and explore sexual problems with our patient as we are uniquely placed to do so. Thank you. क्या तो सब समझ में आ गया है? चलिए Now, Thank you very much, Dr. Aisha. Discussion के लिए कोई point or question? किसी को कुछ पूछना है या ये टॉपिक ऐसा है कि अभी भी बात नहीं कराना है? ठीक है सर. क्लैटोरियल वैक्यूम मेथड जो था, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लाइटोरस का अप्लाई करते हैं, तो उसको आप सब पंप करेंगे तो आपका वैक्यूम उस वैक्यूम की वजह से क्लाइटोरस स्टिमुलेट हो, क्लाइटोरस की जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, स्टिमुलेट होगा, तो फिर डिजायर बढ़ जाती है. बेसिकली उन लोग भी होता है जिनका लॉस लैक ऑफ लिबिडो होता है. इस तरह और भी सेक्स टॉयज होते हैं, वाइब्रेटर्स होते हैं जो वजाइना के अंदर भी होते हैं और क्लाइटोरस भी होते हैं, जिससे सेक्सुअल डिजायर होती है. और कोई बोल सकते हैं भाई, बात कर सकते हैं इस टॉपिक में, कोई परेशानी की बात नहीं है. अच्छा, और पूछना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सर, माइक ऑन कर. चाह रही थी कि since 3 to 4 years I am also doing aesthetic practice also. तो मैंने उसमें ये फील किया कि मेरे पास काफ़ी सारे एस्थेटिक गायनेकोलॉजी के हवाले से भी पेशेंट आते हैं कि उनकी जो, और वो बहुत कंसर्न होती है ख़वातीन के, उनकी वो जो डिस्कलरेशन हो जाती है वजाइनल या वल्गल एरिया की, और ये सारी चीज़ें वो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से करते हुए बहुत परेशान होती हैं या कि ये कैसे ठीक होगा. और यूजुअली वो ये मैं अक्सर, क्योंकि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये प्रैक्टिस ऑब्स्टेट्रिक्स मैंने छोड़ दी है, तो मैं उनको तो गाइड कर देती हूँ, बट उनकी अक्सर ये पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि हम जब ये वाली चीज़ें अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को बताते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. डांट पड़ती है भाई. तो इस वजह से मुझे ये लगता है हम सब यही करते हैं. हाँ, कि गायनी में जब ये पेशेंट देखें अपनी जो कंप्लेन लेकर आ रही होती है, वो इनिशियली वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, और अगर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम उनके ये छोटे छोटे एरियाज कवर कर ले तो मुझे लगता है कि वो हमारे साथ फिर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा. बिल्कुल सही बात. चलिए अब मैं शुरू करती हूँ. इसमें बहुत कुछ रिपीटेशन भी होगा, शायद ओवरलैपिंग भी होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही रिपीट होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, और कुछ आपको न्यू पॉइंट्स मिलेंगे. सबसे बड़ा मसला ये है कि मसला है क्या. सबसे बड़ा मसला ये है कि मसला है क्या. मसला ये है कि हम इसको मानने को तैयार नहीं. बहुत कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं. हम इससे बात ही नहीं करेंगे. लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास. पेशेंट आती है, बताना चाहती है कि उसका सेक्सुअल एक्ट नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, छोड़ो फालतू बातें नहीं करो, सबके साथ ऐसी होता है. तुम कौन सी नई हो, तुम कौन सी अनोखी हो, बस बर्दाश्त करना पड़ता है. तो हम पेशेंट को सिंपैथी के साथ सुनते ही नहीं. तो मसला सबसे बड़ा ये है कि टैबू टॉपिक है. घर में किसी से बात करते हुए घबराती है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास आती है, तो फिर वहाँ भी उसको बात करने में मुश्किल होती है. डॉक्टर भी रिस्पॉन्स
उनके इसलिए दे रहे होते हैं, और अगर कोई रिस्पॉन्स देना चाहे भी तो उसको पता ही होता है डॉक्टर्स का भी। मेरा ये लेक्चर जब कंप्लीट हुआ तो मुझसे बहुत पहली बात एक बड़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि सेक्सुअल साइकिल भी कोई चीज़ होती है। अभी डॉक्टर राशन है सेक्सुअल साइकिल होता है, मुझे तो पता ही था कि ये भी कोई चीज़ होती है कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ। तो हमें खुद भी नॉलेज कम है और हमारी काउंसलिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम इन पेशेंट्स को एड्रेस कर सकें इनके प्रॉब्लम्स को। अच्छा, प्रॉब्लम ही कपल का होता है, हमारे पास सिर्फ लड़की आती है और बार बार शादी को 3-3, 4-4 साल गुजर चुके होते हैं और लड़की आती है और हस्बैंड शक्ल ही नहीं दिखाता है। फिर इसमें सोशल और रिलीजियस मसले मसाले आ जाते हैं, मिथ्स बहुत सारे आ जाते हैं। इसमें क्या एज ए फैमिली फिजिशियन, क्या एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो देखिए ना हम क्या कर सकते हैं। तो जब पेशेंट ऐसा आता है ना तो डॉक्टर पेशेंट दोनों का ही हाल होता है, दोनों का ही हाल होता है, करें क्या, बोलें क्या, सुने क्या, किस तरह बात करें। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक आ गया। पेशेंट खुद इतना हेजिटेंट, डर के आया होता है, मुँह छुपा के, मेल भी हो चाहे फीमेल भी हो चाहे कपल आ रहा हो, अंदर आके बैठते हैं, बात करने में उनको मुश्किल होती है, बात शुरू करने में मुश्किल होती है, और आगे से डॉक्टर भी ऐसे रेजिस्टेंट, ऐसे रिलक्टेंट हो बात करने में, तो फिर बड़ा मसला है। तो वो पेशेंट जाइए, उसको ऐसा लगता है उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसकी दुनिया बंधी हुई है, उसको कुछ दुनिया में क्या है क्या नहीं है उसके दिमाग में, बस एक ही प्रॉब्लम सवाल रहती है कि मेरी शादी को 6 महीने हो गए, शादी को 2 साल हो गए, शादी को 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब लोगों ने बच्चे का भी पूछना शुरू कर दिया है, तो वो क्या होगा, तो उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि वो अब जहाँ जाती है वहाँ डांटे सुन जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हम बात करते हैं। अभी हम लोग की बस बड़ी ख्वाहिश होती है, हम सारे गायनेकोलॉजिस्ट की, बस कुछ नहीं करो, बीवी तो कर ही डालो, बीवी तो कर ही डालो, फाइनल एग्जामिनेशन तो कर ही डालो, हमें कहने को भाई सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं, वैज्ञानिक का प्रॉब्लम कोई नहीं का। ये गलत एटीट्यूड है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने डेफिनेशन बताई थी, मेरे पास थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है। इनएबिलिटी टू फुली एंजॉय सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ प्लेजर और एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, हमारे मुल्क में नहीं है, बस सारी दुनिया में इसके साथ प्लेजर और एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है फॉर फीमेल ऑल्सो। हमारे यहाँ फीमेल के को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और वो मतलब वो तो सोचते हैं कि तो कहीं क्या हो रहा है, बहुत ही गलत बात हो रही है, बहुत बुरी बात हो रही है। मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि मैं तो शादी के बाद तो मैं सारी रात दस्तरखानी पड़ गई, ये क्या हो रहा है। तो इस चीज़ की कोई एजुकेशन या कोई इस तरह की चीज़ हमारे पास है नहीं, और प्लेजर और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप हुआ है हमारे पास। सेक्सुअल साइकिल, डिज़ायर, अराउजल एंड ऑर्गेज़म, ये चीज़ें आपको डॉक्टर साहब बता चुकी हैं कि कितना डिस्फंक्शन होता है, कितना प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, हम जानते नहीं हैं, पर प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर होती है जो डॉक्टर साहब ने डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले आता है वो लैक ऑफ लिबिडो, जिसको हम कहते हैं कि डिज़ायर ही नहीं। बाद हस्बैंड कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब तो शौक ही नहीं, इसको शौक ही नहीं पैदा होता है, और ये है ये मैंने इसको देख पाता है। तो ये हस्बैंड भी कंप्लेन कर रहे होते हैं, और बाद साहब ख़वातीन भी कहती है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ इस एक्ट में फीमेल इज़ ए पैसिव पार्टनर, हस्बैंड मेल इज़ ए एक्टिव पार्टनर। तो फीमेल का ऐसा कोई ख़ास एक्टिव रोल है नहीं, वो अक्सर कभी ज़बरदस्ती का शिकार भी होती है, और कभी अपनी ख्वाहिश के बगैर भी सब कुछ हो रहा होता है, और कभी वो साफ साफ ना भी करती है। तो ये सब चीज़ें उनकी मैरिटल लाइफ पे और डे टू डे लाइफ पे अफेक्ट करती हैं, एज यू ऑल नो। तो एक तो प्रॉब्लम हुई कि लैक ऑफ डिज़ायर। दूसरी प्रॉब्लम इस बात होती है कि जो सेक्सुअल अराउजल का प्रॉब्लम है, फिर ऑर्गेज़म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर पेन डिसऑर्डर में एनी क्रोनिक इलनेस, जैसा मैंने बताया, एनी क्रोनिक इलनेस और एनी मेडिकेशन कैन कॉज एनी ऑफ दीज थिंग्स। हमने बड़ी आसानी से बहुत सी दवाइयाँ हम लिख देते हैं औरतों को, इवन एंटीहिस्टामिन, एलर्जी, और वो ये सारे प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं, जो हमें खुद पता नहीं होता है कि हमारी दवाइयों से भी इशूज़ हो सकते हैं। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ डिज़ायर, लैक ऑफ लिबिडो, ये ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में, एंड इसके लिए बेसिकली रिकरेंट डेफिशिएंसीज हैं इनकी। ख़वातीन में फैंटेसीज ज़्यादा होती हैं, थॉट्स होते हैं, उसके बाद वो डिज़ायर शुरू होती है। ये चीज़ें अगर ना हो तो उसमें इनको डिज़ायर नहीं होती।
और इस डिज़ायर को लिबिडो को इंक्रीज करने के लिए पहले हमारे पास कोई दवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये आ गया है आखिरी में जो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइटोफाइट टैबलेट फॉर वुमेन, जिसके मैंने रिजल्ट देखे हैं। मैंने ये लेडीज को देने से 2-3 महीने में उनका लिबिडो बेहतर हो जाता है, डिज़ायर उनकी बेहतर हो जाती है। और ये रिपोर्ट उन्होंने क्या बल्कि कि इससे उनको बेहतरी होती है। और इससे और सच्ची बात है कि इससे फर्टिलिटी भी बेहतर हो जाती है। जब क्वाइटल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फर्टिलिटी भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अराउजल डिसऑर्डर क्या होता है? अब ये वो केस है जिसमें उनको डिज़ायर तो है मगर उनको अराउजल नहीं होता है। तो व्हाट इज अराउजल? अराउजल का मतलब ये होता है कि जेनिटल ट्रैक्ट एरिया जो है, एक्सटर्नल एरिया, दैट इज फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिज़ायर, और वो रिस्पॉन्स नहीं होता है तो फिर इंटरकोर्स पेनफुल हो जाता है। और जहाँ वो पेनफुल होता है वहाँ फौरन डिज़ायर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ड्यूरिंग अराउजल, फीमेल अराउजल इज इक्वल टू मेल इम्पोर्टेंसी। जो कहते हैं मेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, फीमेल अराउजल का अगर फेलियर है तो इज जस्ट इक्वल टू दैट। होता क्या है, स्वेलिंग ऑफ लेबिया मेजोरा, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये सारी चीज़ें उस वक्त अफेक्टिंग देयर, एंड सीपिंग ऑफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वेजाइनल वॉल, सिक्रीशन होती है, पार्थिलिन ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक नेचुरली लुब्रिकेशन होती है, एंड दैट मेक्स द एक्ट प्लेजरेबल एंड ईजी। तो यूजुअली साइकोलॉजिकल होता है। डिज़ायर मतलब एक तरह का डिज़ायर ही नहीं है, एक तरह का डिज़ायर तो है लेकिन अराउजल नहीं हो रहा, उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो पेनफुल एक्ट हो जाता है। फिर ये कि चले हो गया, इंटरकोर्स हो गया, ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, ऑर्गेजम नहीं है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेजम? ऑर्गेजम इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर 1/3 ऑफ vaginal muscles, rhythmic contractions, and that gives a sense of pleasure, जो कि फिर ऑर्गेजमिक फेलियर में ये चीज़ नहीं होती, एंड शी डजंट फील एनीथिंग। और वो अच्छा, मेन में तो जैसे डिस्चार्ज इजैकुलेशन होती है तो उनका ऑर्गेजम हो जाता है, उनका प्लेजर, उनका सेटिस्फैक्शन सब कुछ हो जाता है। फीमेल वो ऑटोमेटिक है, फीमेल को ये लर्न करना होता है। आफ्टर फ्यू टाइम्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स शी लर्न्स कि ये भी कोई चीज़ है, इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, एंड विच इंक्रीज हर सेटिस्फैक्शन लेवल। तो इसमें उसको थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें बेसिकली जो एस्थेटिक वाली बात करेंगे डॉक्टर, आपको ज़्यादा इसके बारे में समझती होंगी आप। There are 2 areas of innervation in vagina which responds to this, which they call orgasmic symptom, जिसमें क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस की स्टिमुलस, उसके बाद ऑर्गेजम होता है। या एक जी स्पॉट कहलाता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे, नियर द यूरेथ्रा, जस्ट यूरेथ्रा के नीचे एक डिप्रेशन सी होती है वेजाइनल म्यूकोसा में, जिसको जी स्पॉट कहते हैं, और उस स्पॉट से ऑर्गेजमिक स्टार्ट होता है। तो 5 to 15% of women never experience orgasm, उनको पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। और यूजुअली ड्यू टू सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, वो एक टेंशन होती है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, शॉर्ट सा बुरा नहीं मान जाए, हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाएँ। तो ये सब जो इफेक्ट होता है लोगों के साइकोलॉजिकल, उसकी वजह से मेरी मामला खराब हो जाता है। दूसरा जो काम होता है, जो ये सब तो चलो ठीक था, पर क्या हम भी कुछ कर देते हैं उनके साथ, या हम भी उनके साथ कुछ गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से ये समस्या का शिकार हो जाती है। पहले कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हुआ, कुछ छोटी मोटी काम हुई, इवन सिंपल कॉल्पोस्कोपी हुई, सिंपल स्पेकुलम एग्जामिनेशन हुआ, और उसके बाद उसको डिस्पोर्निया शुरू हो गया और वेजिनेशन शुरू हो गया। ऐसा होता है। एनी पेनफुल एक्सपीरियंस कैन कॉज फ्यूचर वेजिनेशन। तो ये हमारा काम है जो हम उनको एग्जामिन करें या स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें, हम उनको पेन ना करें, उनको हर्ट ना करें, जो कि आमतौर पर हम बहुत आराम से करते हैं। हमें परवाह नहीं होती कि उसको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें बस अपना एग्जामिनेशन करना है, अपना काम कंप्लीट करना है, पर्ची लिख के देनी है और बात खत्म। तो वी मस्ट बी वेरी जेंटल व्हेन वी आर डूइंग एनी pelvic examination on any woman. Episiotomy, vaginal tears, instrumental delivery, all these things can cause trauma and then stitching and can cause pain. Same any surgery vagina, चाहे वो malignancy हो, चाहे वो non malignant हो, benign हो, कुछ भी हो, सर्जिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। Childbirth and perfusion. मेरे पास एक खातून है, एक पेशेंट है,
अब तो वो मेनोपॉजल स्टेज पे आ गई हैं। उनकी शादी हुई, शादी के साल 2 साल में एक बच्चा हो गया, और उस बच्चे के बाद वो औरत मतलब उसको कोई हाथ ही ना आ सकता, ना हस्बैंड, ना डॉक्टर, ना कोई। उसे एक बच्चे बाद सब कोई बच्चे नहीं, और वो उनको पॉलिप हो गया, ब्लीडिंग होने लगी। उन्होंने एग्जाम ही नहीं करने में, आपको जो एग्जामिन करना है आप GA में करें, वहीं एग्जामिन करें, वहीं जो भी मसला है उसको हल करें। मैं तो हाथ आएंगे। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद क्या हुआ, डिफिकल्ट लेबर हुआ, पेरिनियम में प्रॉब्लम हुई, स्टिचेस लगे, पेनफुल हुआ, सारा कुछ हुआ होगा ना, जिसकी वजह से उसके नाम इतना खौफ आ गया, टोटल मेंटल ब्लॉक हो गया यहाँ पर, शी नेवर अलाउड एनीथिंग आफ्टर दैट। तो ये हो सकता है, और ये कॉमन भी है। डिलीवरी के बाद नया बच्चा है, फटीग है, थके हुए हैं, हीलिंग हो रही है, ब्रेस्ट पेनफुल हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चा रातों में जगा रहा है, तो किस कम्बख्त को डिजायर होगी सेक्स, सीधी सी बात। तो शुरू के 3 महीने तो आमतौर पर 6 वीक्स तक तो कुछ नहीं होता। 6 वीक्स के बाद 30% खातिनें जो मेंटली तैयार हो जाती है इसके लिए, और 6 मंथ्स के बाद तकरीबन 89-90% है जो रिज्यूम कर लेती है। तकरीबन 64% जो है 6 मंथ्स के बाद 64% लोग हैप्पीली सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये कभी भी नॉन प्रेग्नेंट प्री प्रेगनेंसी स्टेज पे कभी नहीं पहुँचता, कभी नहीं पहुँचता है कि प्री प्रेगनेंसी जितना उनका सेक्सुअल एक्ट था वो अब हो रहा हो। अपनी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो ठीक है, लेकिन अपनी डिज़ायर और अपने उसके साथ नहीं हो रहा होता। तो इनके पोस्ट डिलीवरी डिस्पर्मिया है स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद प्री प्रेगनेंसी डिस्पर्मिया ऑल्सो। वो ओल्ड एज पे जो मैरिजेस होती हैं उसमें ख्वातीन बहुत नर्वसनेस का शिकार होती हैं, और वो उनके जब तक उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, बहुत कुछ सुना हुआ भी होता है, और ज़्यादातर उनकी सीधी गलत बातें सुनी हुई होती हैं, तो वो उस स्टेज पे उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, फेलियर ऑफ हैवी सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा। देख रहे हैं डिज़ायर हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता, चीज़ें पैसिव पार्टनर जो करना है करो, मर्जी होना हो, और अराउजल लोगों को पता ही नहीं जो होना है हो जाता है। पेनफुल जब होती है ना सिचुएशन, जब पेन होता है तब वो टोटली रिफ्यूज कर देती है, उसमें भी खैर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वाला हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज इसको वेजाइनिस्मस कहते हैं, सेक्सुअल पेनफुल डिसऑर्डर इज वेजाइनिस्मस, जिसमें होता क्या है, इनवॉल्युंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द आउटर थर्ड ऑफ वेजाइना। आउटर थर्ड ऑफ वेजाइना के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो इनवॉल्युंटरी कॉन्ट्रैक्ट होकर स्पाज़म होकर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इतना बंद हो जाते हैं कि मेरे पास एक कपल आया, दोनों डॉक्टर, दोनों आगा खान के ग्रेजुएट, शादी को 15-20 दिन हुए थे। उन्होंने आगे बोला कि आप मुझे चेक कर लें, मुझे लगता है कि सामने कोई हड्डी आ गई है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही। और भाई आप आगा खान से डॉक्टर पढ़ के निकले, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ा, तो कौन सी हड्डी है वहाँ पर? तो जब एक डॉक्टर ये बात सोच सकता है, डॉक्टर कपल ये बात कह सकता है, तो फिर बाकी लोगों का तो आप सोचेंगे वो लोग क्या क्या कुछ सोचते होंगे। बेसिकली वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है पेरिनियल मसल्स की और वेजाइना मसल एक्सटर्नल लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना की, कि वो बिल्कुल वेजाइना टाइट हो जाता है। और अच्छा इनमें से कुछ वो लोग होते हैं जिनको पास्ट बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, पास्ट एब्यूज़ हुआ हो। अच्छा एब्यूज़ हमारे घर में होता है, बहुत होता है, घर के अंदर ज़्यादा होता है। वो कहते हैं ना होम इज सेफ, होम इज़ नॉट सेफ, होम इज़ नॉट सेफ। कजन्स, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, नेबर्स, जान पहचान वाले, अंकल्स, भैयाज, सब कहानी चल रही होती, सब कहानी चल रही। शी डजंट लाइक इट बट शी कांट से इट, और वो बचपन से भी होता है और बड़े होने तक भी होता है। और अच्छा ये वेजाइनिस्मस कभी कभी कंप्लीट होता है, कभी कभी सिचुएशनल भी हो सकता है। कंप्लीट इसलिए कि बस है टोटल रिफ्यूजल ऑफ इंटरकोर्स, और कभी कभी सिचुएशन होता है कि भाई ठीक है आज तो चलो सही हो गया, बट 5 दिन बाद नहीं हो रहा। वो डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट, तो हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप चल रही है, किस तरह का मूड चल रहा है, या उसका कोई पेनफुल डिसऑर्डर हो गया है, कुछ हो गया है। तो इसके मैनेजमेंट पे अभी हम बात करते हैं। तो हाउ शुड बी हेल्प हर, हाउ शुड बी हेल्प? वो बेचारी तो हर तरफ कभी जा पाती है, कभी नहीं जा पाती, कभी बात कर पाती है, कभी बात नहीं कर पाती है, तो उसको हेल्प कैसे दें? कॉजेज क्या है इसमें? स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है,
और वो तो शादी से पहले से शुरू हो गए जाओ पकड़ जाओ, और जो भी होगा वो सही से होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिलीजियस टेबूज बहुत है, गंदी बात है, खराब बात है, गुनाह है, ये तो खराब लोगों का काम है। गुनाह का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया इसके साथ, तो गुनाह से अल्लाह ने क्यों तरीका बनाया होता है। तो हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। रिलेशनशिप कैसे नहीं, किसी गधे घोड़े से शादी कर दी गई है, जिस शख्स से खास नफरत थी उसी से शादी कर दी गई है, जिस शख्स की शक्ल देखना गवारा नहीं था उसी से शादी कर दी गई है, तो ये मसले तो होंगे। फिर इसमें डिप्रेशन, फिर इसमें गिल्ट के होने का मुझसे नहीं हो रहा, मेरा खराब नहीं, फिर ब्लेम गेम शुरू होता है, शौहर उसको ब्लेम करता है, वो शौहर को ब्लेम करती है। मैंने ऐसे खातिर भी देखी है, वो कहती है तो ये ज़बरदस्ती क्यों नहीं करता मेरे साथ, कर ले, क्या होगा, कर ले ज़बरदस्ती, हो गई। मैं कहता तुमको जमीन इंसान चाहिए, शरीफ आदमी आपके साथ है तो आप कहीं ज़बरदस्ती कर ले, ज़बरदस्ती करने वाले करते हैं ज़बरदस्ती, और फिर उसकी भी होती है जमीन आती। तो बाद दफ़ा वो औरतें इतनी बेजार हो चुकी होती है, वो कहती है कि जो मर्जी कर लो, बस ज़बरदस्ती कर, हमें बेहोशी दे दें। ये भी हुआ है कि आप हमें बेहोशी दे दें, कुछ हो जाए। मैंने कहा भर रहा था सर्विस तो नहीं आएगा तुम्हारे, वो बेहोश कर लिया। अच्छा, कुछ उन्होंने बचपन से स्टोरी सुनी हुई है, कोई नॉवलें पढ़ी हुई, कुछ दोस्तों से सुनी कि फलाने की शादी हुई तो उसको कितनी ग्रेडिंग हुई, तो उसके इतने टाके लगे, तो उसको इतना खून चढ़ा, तो जबर तो वैसे सी बातें। कुछ नावलों में कुछ चटपटी मसालेदार कहानियाँ सुनी होती हैं उन्होंने। जैसे इसके खाने को लेके कैसे ये बात चले, हमने बात कर ली, और प्लीज़ बात करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इवन यूके में सिर्फ 4 to 5% गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो पेशेंट से डायरेक्ट सवाल करते हैं कि आपको सेक्सुअल इश्यू हो रही है। हम इनफर्टिलिटी में काम करने के नाते हम तकरीबन सबसे ही पूछते हैं, क्वार्टल हिस्ट्री होती है बाकायदा। क्वार्टल हिस्ट्री का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टल्स, एनी पेन, एनी डिस्चार्ज, एनी इशू विद क्वार्टल्स, तो ये सब उनसे पूछा जाता है। और सिंपल जबान में कि आपके और शौहर के ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग आपस में मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हफ्ते में कितनी दफ़ा हो जाता है। तो सिंपल अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका पूछेंगे ना, तो ना पेशेंट परेशान हो ना आप परेशान होंगे। अगर आप खुद परेशान हो रहे होंगे, आप खुद शाये हो रहे होंगे क्वेश्चन पूछने में, तो बहुत ज़्यादा शाये हो जाएगा। कि आपको जैसे आप कोई किसी की सदरत की बात करते हैं, दादरत की बात करते हैं, वैसे आप इसकी बात करते हैं। हिस्ट्री के बाद बात आती है एग्जामिनेशन की। सवाल ये क्या हम एग्जामिन कर सकते हैं इनको, कर सकते हैं? वो टेबल पर लेटने को तैयार नहीं, वो टेबल पर लेटने को तैयार नहीं, वो एग्जामिन क्या करेंगे और क्यों नहीं तैयार है? इसलिए पिछली दफ़ा मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया था, मुझे बहुत पेन था, और आप भी ऐसे करें, तो मैं टेबल पर नहीं लेता। अक्सर वैसा ही होता है कि वो टेबल पे जाने को तैयार नहीं है, तो आप एग्जामिन कैसे करेंगे? कहने को तो एग्जामिनेशन के बड़े सारे स्टेप हैं, एक्सप्लेन क्राइटेरिया, स्वाब टेस्ट, कॉटन टेस्ट, प्राणायाम का डॉक्टर ने बहुत डिटेल में बताया, मैं इसकी रिपीटेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारे एग्जामिनेशन बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है, तो करेंगे? एग्जामिन भी नहीं कर सकते सही से, तो करें क्या दवाइयाँ हैं? दवाइयाँ डॉक्टर साहब जितनी दवाइयों का नाम लिया इसमें शायद कुछ ही है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, बाकी अवेलेबल नहीं है। और फिर क्या वो बाकी इतना हेल्प करती हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो एक दफ़ा पैथोलॉजी आपने अल्ट्रासाउंड वाला देख के एक्सक्लूड कर लिया, अब आपको पता है कि वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री से आपको लगा होगा। अब आपने करना क्या है कि सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। पेशेंट को लेकर बैठना है, पेशेंट को नहीं, कपल को लेकर बैठना है, कपल को लेकर बैठना है। कपल से बाद मल्टीपल लॉन्ग काउंसलिंग सेशन होंगे, उनके साथ आपको ये नहीं कि शौहर को बाहर और सास बैठी हुई है और अम्मा बैठी हुई है, शौहर को साथ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा प्राइवेट रूम हो, प्राइवेसी हो, रिलैक्स हो, कोई खबर मानी हो रही हो, पेशेंट आराम से आपसे बात करे और आप खुद कॉन्फिडेंस से बात करें। आपने उनको एनाटॉमी समझानी है, आपने उनको फंक्शन समझाना है। तो देखो एनाटॉमी क्या होती है, एक मास्टर्स पढ़ी हुई लड़की शादी को 9 साल कहती है, मुझे तो पता ही नहीं ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं होती, उसको पता ही नहीं बजाने में कोई चीज़ होती। तो इनको एनाटॉमी समझाना है, इनको फंक्शन समझाना है, पेनिट्रेशन समझाना है कि पेनिट्रेशन होती है और फिर इजैकुलेशन होती है, ये सब इनको बताने की ज़रूरत है। क्या एज इनकी ऐसी है, क्या ये मेनोपॉजल है, क्या ये मेनोपॉजल है तो क्या ये HRD में है कि नहीं है, तो उससे कुछ इनको हेल्प मिल सकती है। ये भी होता है मेनोपॉजल एज पे आते आते डिज़ायर काफ़ी कम हो जाती है, इससे कुछ एट्रोफी होती है, कुछ पेनफुल होता है, कुछ ही होता है। और फिर शॉर्ट साहब उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि बुढ़ा ठरकी हो गया, तो ठरकी हो गया तो किसी वजह से हुआ ना यार,
तो जिस चीज़ को उसने सारी उम्र इंजॉय किया है, अब वो खातून उनको उसको मना कर रही, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हमें उनको स्टिमुलेशन के कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कुछ उनको जैसे डॉक्टर ने बताया इरोटिक मटेरियल्स, कुछ मैस्टरबेशन, ये सब चीज़ें उनको आप बताते हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, असल में ये मेंटल ब्लॉक है। असल में यहाँ पर ब्लॉक है कि मुझे पेन होगा, मैं मर जाऊँगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मैं मर जाऊँगी। असल में ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को तोड़ना है। और इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए आप उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर ने बताया कि लीगल एक्सरसाइज है या कुछ फैंटेसीज हैं, या उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहे, टीवी चलता रहे, ताकि वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नॉन क्वाइटल बिहेवियर आपको इंकरेज करना होगा, स्पेशली हस्बैंड से, वादा लेना होगा हस्बैंड से। आप हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे। पेनिट्रेशन की तो कोशिश भी नहीं करनी। उसके अलावा जो है मसाज है और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आप आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन जब तक ये अलाउ नहीं करेगी आप नहीं करेंगे। द मिनट ही ट्राइज पेनिट्रेशन, उसको पेन होता है और फिर सारी कहानी खत्म हो जाती है और फिर जीरो पे आगे बढ़ जाते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम खुद एज डॉक्टर और फिर एज हस्बैंड ही हैज टू डू इट। काउंसलिंग, रिलैक्सेशन एंड डायलेक्टर्स, इसके लिए आ रहे हैं। डिस्परोनिया सुपरफिशियल वेजाइनल लीक, सुपरफिशियल लीक दोनों होता है, पता है आप लोगों को। और अगर ऑर्गेनिक कॉज कोई है, कोई इन्फेक्शन है, वेजिनाइटिस है, वल्वाइटिस है, जो भी उसको ट्रीट किया जाएगा। और फिर लुब्रिकेशन एंड रिलैक्सेशन। लुब्रिकेशन के लिए कोई बड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑलिव ऑयल इज गुड इनफ। और एनी KY जेली वेली के चक्कर में लोग फिरते रहते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, ऑलिव ऑयल हर जगह मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं। अब ये काउंसलिंग सेशन जब होता है, मैं हस्बैंड को अपने साथ खड़ा करती हूँ। मैंने गॉन टू एग्जामिन, मैंने ट्राई टू एग्जामिन, वो मुझे नहीं अलाउ करती। मैं कहती देखो मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊँ, ये मेरा हाथ नहीं है, तुम कह रहे हो खुद से अपने आप को एक्सपोज करो और खुद से मुझे बताओ, दिखाओ कि तुम अपनी बॉडी को कितना समझती हो, कितना जानती हो। तुम खुद टच करो, खुद मुझे बताओ मेरे हाथ में। जब तक तुम मुझे अलाउ नहीं करोगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी। और हस्बैंड मेरे साथ खड़ा किया एंड शी डज इट। इसी तो उसको जो है ना कि मसला तो हल हो, फिर उसको ये बोलते हो तुम क्या तुम चाहती हो कि मसला हल हो? अगर नहीं चाहती हो तो बातें खत्म। अगर चाहती हो तो कुछ तुमको कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू, ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा पक्का बात है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच यू अनलेस यू अलाउ मी। और ना तुम्हारा हस्बैंड टच करेगा ना मैं टच करूँगी। यू टच योर सेल्फ एंड यू शो मी कि कहाँ पर क्या चीज़। और तो इस तरह उसका कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, उसका ट्रस्ट मिलता है आपको, और फिर वास्ता से आपको अलाउ करना शुरू करते हैं। आप टच शुरू करते हैं उसकी नीज पे, अपने हाथ से उसकी नीज को टच करना। नीज से आप जब इंटरनल थाई पे जाएंगे, मीडियल साइड ऑफ थाई वो एकदम से जम मारेगी, अब तो ये मसला होने वाला है। फिर आप हट जाए, नहीं आप बोलेंगी तो मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। क्या आपको पेन हुआ इससे? फिर थाई से होते होते आप वल्वा तक पहुँचेंगे, वल्वा को टच करेंगे वो फिर जम मारेगी। अब आपने उसको समझाना है कि देखो पेन क्या होता है, टच क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। आप यहाँ टच करेंगे, ये फीलिंग कुछ और है। यही टच आप मुंह के अंदर उंगली डालें, कुछ और फीलिंग है। यही टच आप नाक के अंदर उंगली डालें, फीलिंग कुछ और है। और यही उंगली आप आँख में घुसा दें, पेनफुल है। तो ये आपने उसको समझाना है कि देखो ऐसा है ना, कहते हाँ, बोले ये सारा टच है, सिर्फ टच है, ये पेन नहीं है। और फिर ये प्रेशर, इसमें प्रेस कर रही है, पेनफुल है क्या? थोड़े कह रहे हाँ नहीं पेनफुल तो नहीं है। फिर उसको प्रेशर फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है क्या? कहते हैं नहीं, थोड़ा सोच के नहीं पेन तो नहीं है। तो शी हैज टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन टच, प्रेशर एंड पेन, स्पेशली इन वल्वल एरिया एंड इनसाइड वजाइना। तो जितना तक वो बाज हैं जो वल्वा तक अलाउ कर देती हैं फर्स्ट टाइम में, बाज हैं जो थोड़ा बहुत वजाइना के अंदर पेनिट्रेशन अलाउ कर देती हैं, फिंगर पेनिट्रेशन। तो जितना वो अलाउ करे उतना ही करना है, और वहाँ तक आपको उसको टच और प्रेशर का डिफरेंस समझाना है। अगर उसने वल्वा अलाउ किया, वल्वा तक पहुँच के आप थोड़ा सा उसको उंगली से प्रेस करेंगे। किसकी आवाज़ आ रही? किस और की आवाज़ आ रही? आप वल्वा तक या पेरिनियम तक पहुँच के थोड़ा सा फिंगर से उसको प्रेशर देंगे, उसको बोलेंगे भाई पेन नहीं है, ये प्रेशर, मैं सिर्फ प्रेशर दे रही हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और ये एक सेशन में नहीं होगा, आप आराम से 20-25 मिनट आपके लगेंगे पर सेशन।
थोड़ा सा आपकी प्रोग्रेस हो गई, फिर आप कहेंगे भाई ठीक है खुदा हाफिज़, आप कर जाइए, और हस्बैंड आपके साथ खड़ा हुआ था, हस्बैंड को आपने सिखा दिया कि देखो इस तरह करना है, आपने इस तरह मसाज करना है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सारे ऑर्गन्स पे, पेरिनियम पे, फॉरशेट को जहाँ तक वो अलाउ करती है वहाँ तक मसाज करना है। पेनिट्रेशन की कोशिश नहीं करनी है जब तक कि ये खुद अलाउ नहीं करे। और पेनिट्रेशन आप उसको अपने पट्टों को टाइट करने की वजह से वो बंद हो जाती है। तो ये आप लोगों को दिखाना है, बताना है। और फिर जैसे मैंने बताया, रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टच एंड प्रेशर फीलिंग विच इज़ नॉट पेन एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एंजियोलिटी अगर आप चाहें तो कभी कभी देना पड़ता है। डायलेटर्स बाजार में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, वो खरीद भी लेंगे तो इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, जिसमें कोई हरी करने की जरूरत नहीं है। शी विल डू इट एट हर ओन पेस। ये नहीं बस आज ही तुम सारे डायलेटर इस्तेमाल कर लो। फिंगर इंसर्शन से शुरू करें, उसकी अपनी फिंगर, पेशेंट की अपनी फिंगर, उसमें तुम खुद अपनी फिंगर इंसर्शन करो, मैं कुछ नहीं करी, तुम खुद करो। जब वो खुद कंफर्टेबल हो जाए फिर हस्बैंड को अलाउ करेगी, डॉक्टर को अलाउ करेगी। कैंडल्स यूज़ किए जा सकते हैं, सॉफ्ट डायलेटर एंड हार्ड डायलेटर, अभी बताती हूँ आपको कैसे होता है, क्या कर सकते हैं। उससे पहले जो ऐसा केस जो बहुत ही रेजिस्टेंट हो जाता है और डायलेटर तक भी बात नहीं जा पाती, तो ऐसे केस में मैं फिर ये करती हूँ, मैं उनको थिएटर ले जाती हूँ। अच्छा, ये बड़ा फैशन है हमारी, हर गाने को बोलेगा अच्छा करवा जाओ एग्जाम को, मैं थिएटर में देखूँ और मैं जगह बड़ी कर दूँगी। और वो पर्दा है, उस पर्दे को काट देंगे, उसमें कट लगा देंगे, जगह बड़ी हो जाएगी और वो जगह करवा के जाते हैं और फिर वहीं वहीं खड़े रहते हैं। वो तो जो होना था बेहोशी में हो गया, उसको क्या पता, उसको जो साइकोलॉजिकल मेंटल ब्लॉक है वो तो खत्म नहीं माना, जो होना था वो हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक परसों पेशेंट आई, इनफर्टिलिटी को 4-5 साल हो गए। पूरी फाइल देखी मैंने, उसकी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी, उसकी लेप्रोस्कोपी हो चुकी। फिर मैंने कहा सारी रिपोर्टें मैंने देख ली है, बताएंगे। वो कहती है सब आपको पता है मेरा असल प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम यानी कि जगह इतनी नैरो है, वैसे डॉक्टर ने बोला कि जगह इतनी नैरो है कि प्रपोज तो हो ही नहीं सकता। आपकी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है, आपकी लेप्रोस्कोपी हो चुकी है, आप डॉक्टर ने बताया नहीं कि ऐसा मसला नहीं वो उन्होंने कहा बहुत नैरो है, आप खुद ही इसको ठीक करेंगे। तो मतलब ये सारा कुछ होने के बाद भी वो वही जीरो पे खड़ी थी। अभी तक वेजिटेशन चल रहा है, अभी तक सेक्सुअल एक्ट नहीं हो सका और सारी लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी तक सब कुछ हुई। तो ये चीज़ ओटी में ये नहीं करना है। सब कुछ बेहोशी में कर दिया तो फायदा क्या होगा। आप उसको ओटी ले जाएंगे, हस्बैंड साथ ले जाएगा, हस्बैंड को वहाँ खड़ा रखेंगे। अच्छा, इनको जब जिए देते हैं ना, काफ़ी डीप देना पड़ता है, गाल को टच करते हैं और ये फिर उछलते हैं, फिर एनेस्थेटिस्ट को बोलना पड़ता है इसको और देना, कभी कभी काफ़ी डीप जी देना पड़ता है। हस्बैंड को एनाटॉमी दिखाएंगे। अच्छा, बात हस्बैंड्स को भी पता नहीं होता, मर्दों को भी पता नहीं होता कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं। और होता क्या है कि उसका जो फेलियर हो रहा है, तो वो उसका खुद भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उधर से भी इम्पोर्टेंसी का मसला शुरू हो जाता है, इरेक्शन डिसऑर्डर का मसला शुरू होता है। फिर अभी दोनों एक दूसरे के साथ ये साइकिल चल रहा होता है। हस्बैंड को एनाटॉमी दिखाएंगे, वजाइनल स्पेस दिखाएंगे, देखो ये स्पेस है, इसके अंदर में ये 2 उंगलियां जा रही हैं, पूरी जा रही हैं। चाहे तो हस्बैंड को भी फिंगर इंसर्शन करा दें और उसको दिखाएंगे हाउ टू डू दिस इंसर्शन। उसके बाद फिर मैं करती हूँ हार्ड डायलेटर लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको। हार्ड डायलेटर होता है, उसको कंडोम पहना के और उसके ऊपर जेल लगा के उसको वजाइना के अंदर डाल के छोड़ देते। वजाइना के अंदर डाल के छोड़ दिया और पेशेंट को बेहोशी से बाहर ला के कमरे में पहुँचा दिया गया। 2 घंटा 4 घंटा में जब वो फुल्ली अवेक हो गई और उसने चाय पी ली, अब नॉट शी इज रेडी टू गो होम। अब आप हस्बैंड से बोलें कि अब आप इसका डायरेक्टर निकालिए प्राइवेसी में। कमरे के अंदर हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब हस्बैंड को पहले आपने हस्बैंड के सामने इतना बड़ा डायरेक्टर डाला था ना ओटी में, तो उसको पता है वो अंदर पड़ा हुआ, उसको ये पता है कि अंदर इतनी स्पेस है कि इतना बड़ा डायरेक्टर चला जाता है। अब हस्बैंड प्राइवेसी में अकेले में वो डायरेक्टर निकालता है और वो देखती है कि इतना बड़ा डायरेक्टर अंदर पड़ा हुआ था, रखा हुआ था और अभी निकल के आ गया और मुझे कोई पेन नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये यहाँ जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है ना, अब ये टूटता है और फिर इसके बाद मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसके बाद ठीक हो जाता है। कुछ एक आध हैं जो फेलियर हुआ है इसके बाद भी, लेकिन जितने मैंने केसेस इस तरह किए हैं, ज़्यादातर लोग उसमें से सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप सॉफ्ट डायलेटर बना सकते हैं, हार्ड डायलेटर बना सकते हैं। थिएटर के अंदर आपके ये सब चीज़ें चाहिए होती है, कोई खास कहानी नहीं है। ये सिरिंज है नहीं, सिरिंज के जो अंदर का पिस्टन होता है वो ले लें या 12 वाला लें,
उसके ऊपर गॉज लगा के उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से डायलेटर बन जाता है, हार्ट डायलेटर। ये सिरिंज के पिस्टन पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के डायलेटर बन गया। इसके ऊपर कॉन्डोम लगा दें या ये गलफ का फिंगर काट लगा दें, इसको लुब्रिकेट कर दें, उनको दे देंगे, घर ले जाओ, 2 4 5 बना के देंगे कि आप इसको घर में मल्टीपल टाइम यूज़ करते रहिए। सॉफ्ट डायलेटर भी इसका बना सकते हैं, इसके अंदर गलव्स के फिंगर्स के अंदर गॉज ठूंस के इसको बंद कर दें और बाहर से ये इसको निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसके साथ थ्रेड लगाना ज़रूरी है ताकि उसको पुल करके वो निकाल सकें। कैंडल बहुत अच्छी चीज़ है, हर साइज़ की मिलती है, इजीली अवेलेबल है, आगे से इसका टिप भी बना हुआ होता है, तो इसको इसके ऊपर कंडोम करके और उसको लुब्रिकेट करके शी कैन यूज इट हरसेल्फ, हस्बैंड कैन यूज इट। आस्ता आस्ता उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा कि ये वजाना में इंट्रोड्यूस इंटर हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कब मसला आता है कि हमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है? शाम को हमें साइकोलॉजी भी कोई बहुत आला नहीं है सामने, हम तो खैर है ही नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से तो हम इसमें कोई रोल प्ले करते ही नहीं, हम इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं, हम उससे डांटे भगा देते हैं, नाम ट्रेंड करते हैं अपने जूनियर्स में। तो जब साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत कम लोग हैं जो इस पर खुल के बात कर सकते हैं। जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, मसला हल नहीं हो रहा, आप सब कुछ ट्राई कर चुके और साथ साथ मेल इम्पोर्टेंसी भी शुरू हो गई है, तो वो भी घबराया हुआ होता है, उसका भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। हिस्ट्री है कोई पास्ट एब्यूज़ की या करंट एब्यूज़, अभी भी एब्यूज़ हो रहा है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे ही मानो है, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इटियोलॉजी समझ नहीं आ रही, तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कहना आसान है, मुझे पता है यहाँ साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट हैं जो 2 गोलियाँ लिख के दे देते हैं, साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं लिखता है, उससे बात करता है, तो ये देखना होता है हमें। तो इन समरी इट इज़ डिफ़िकल्ट बट एजुकेशन इज़ की। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे उनको, ये कुछ आवाज़ का मसला हो रहा है, जब तक आप इनको एजुकेट नहीं करेंगे विद एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड एक्ट, वहाँ सवाल आएगी, तो इसको जब तक एजुकेट नहीं करेंगे उनको ये मसला समझ में नहीं आएगा और आप वहीं वहीं कह रहे हैं। तो काउंसलिंग एंड सिंपैथी इज़ मच नीडेड। हम लोगों में काउंसलिंग का भी फुकदान है, सिंपैथी का भी फुकदान है और ये है मसला। बाकी लाइफ स्टाइल चेंजेस और मेडिकल थेरेपी ये सारा कुछ कर आपको बता चुकी, इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सो आई विल बी फिनिशिंग नाउ। द प्रॉब्लम इज कॉमनर देन वी थिंक। हम समझते हैं ख्वातीन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लेकिन उनको तो हम बड़े आराम से यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, हमारा मसला ही नहीं। और सही बात है, हमें मसला हल भी नहीं कर सकते हैं। जो दवाएं आपको 2 4 पता है, अगर आप दे दें, किसी को उससे फर्क पड़ जाता है, रिस्पॉन्ड आ जाता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है, तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास देते हैं। फीमेल का मसला तो हम ही हल कर रहे हैं ना, वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम इस यूनिक पोजीशन में हम नहीं कर सकते हैं, हम इससे बात करेंगे तो हल करेंगे, हम इसको इग्नोर करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये कोई मसला है, नफे कर रही है, ड्रामे कर रही है, ऐसा किया है, डांट के भगा रही है। ट्रेनिंग क्यों? इसीलिए ट्रेनिंग नहीं हमारी। कितने लोगों ने अपनी FCPS MCPS की ट्रेनिंग में से बात की? ये किसी ने? सब डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और सीनियर भी हैं, हर लेवल के डॉक्टर हैं। आप में से कितने लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस टॉपिक पर बात की? या आपकी मैडमात ने कभी बात की? नहीं ना, नहीं ना, कभी नहीं। तो हमें इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं, तो फिर हमारी ट्रेनिंग कहाँ से होगी और हम आगे कैसे सिखाएंगे? और मैं बता दूँ आप, लियाकत नेशनल में एक दिन मैं क्लिनिक कर रही हूँ, सामने कपल बैठा हुआ है, यही प्रॉब्लम है, और मैंने उनसे बात करनी शुरू की कि सेक्सुअल एक्ट क्या होता है, कैसे होता है। पीछे में 3 4 ट्रेनिंग खड़े थे, मैंने कहा सुनेंगे, काउंसलिंग हो रही सुनेंगे, एक करके डर तीनों बात हो गई। बाद में मैंने उनसे पूछा तो बाहर क्यों चले गए भाई? तो मैडम आप इतनी प्राइवेट बातें कर रही थी ना, कैसे क्या पता प्राइवेट बात, वो पेशेंट है, आप बस हेल्प के लिए आइए। आप आज नहीं सीखेंगे काउंसलिंग कैसे करें, तो कल आप कैसे करेंगे ये बातें? तो सिखाने वाले को भी शौक नहीं है, सीखने वाले को भी शौक नहीं, तो कोई मसला हल नहीं होता ना। तो इसलिए कुछ हो गया, प्लीज स्लाइड वापस हो। तो डॉक्टर की ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, हमें सिंपैथेटिक अप्रोच की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस, सब्र, हमारा सब्र सही मानों में आजमाया जाता है। बार 30 पेशेंट लाइन लगाए खड़े हैं, झगड़ा हो रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा वेटिंग टाइम हो चुका है और ये पेशेंट बैठा है, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया यार। तो अपना पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आपने उसको डांट दिया
कहानी खत्म। अब वो फिर घूमती रहेगी जंगलों में पागलों की तरह। तो अपना पेशेंट बहुत होना चाहिए। फिर मैं ऐसे पेशेंट जब दोबारा बुलाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ वो लोग या तो सुबह जल्दी आ जाओ ताकि सब पेशेंट कम होते हैं, रश कम होता है, मेरी अपनी भी थकन का लेवल कम होता है। ऐसे टाइम पे बुलाएं जब उनसे बात कर सकें। अच्छा ऐसे पेशेंट को एक दफ़ा काउंसलिंग में छोड़ ना दें, उनको बोलेंगे आप 1 हफ्ते बाद आओ या 2 हफ्ते बाद आओ। आज जो मैंने तुमको सिखाया है, जो बताया है, सुबह में प्रैक्टिस करो और मुझे आगे बताओ कि कितनी प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई। बाज़ लोग आते हैं कोई प्रोग्रेस नहीं, वहीं खड़ा। बाज़ लोग आते हैं उनके घर में कोशिश ही नहीं की। बाज़ आते हैं हाँ आपने किया था और इतना बेहतर हो गया, तो आप उसी हिसाब से उनके इंकरेजमेंट और ये सारा कुछ आपने उनसे बात करना चाहिए। गुड रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं आपको, लेकिन कुछ केस बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। और जब ये ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल होता है, दे आर मोस्ट थैंकफुल पेशेंट फौरन बाद को प्रेगनेंसी हो जाती है और वो डबल खुशी मिल जाती है साथ साथ। ये पेशेंट आपको बाजारों में सड़कों में कहीं रहते हैं, दूर से आके आपको हाथ पाँव छूना शुरू कर देते हैं। दे आर मोस्ट थैंकफुल पेशेंट। तो हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। अब मैंने ये बोला और बाहर पत्थराने हो जाएंगे। आप सेक्स एजुकेशन का नाम लें यहाँ और पत्थराने हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये रोल कौन प्ले करे? हम नहीं करना है या फैमिली कोई एल्डर खातून हो जिन लोगों को इतना समझ आनी चाहिए कि लड़कियों को बच्चियों को शादी से पहले ये सब चीज़ें समझा दी जाएँ। कोई फीमेल हेल्थ वर्कर हो, दे कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो अब जनाब क्वेश्चन पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। जी जी जी। मैं आपसे आपने बहुत आपका अच्छा था जो डॉक्टर आयशा है, लेकिन वन थिंग कि आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है वो आपने कवर नहीं। और बता रही हूँ मैं दवा लगा रहे हैं क्या मुसीबत है, क्यों दवा बताते हैं। अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट फर्टिलिटी 5 years इनफर्टिलिटी पेशेंट मेरे पास आई और उसका मसला ये था कि उसकी सास जो है जैसे ही मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं उनकी सास को पानी चाय हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये कह रही थी कि आप मुझे जो ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं, मैं कहूँगी मैं क्या प्राइवेसी नहीं, ये इशू है हमारे। आधी रात को हमें उठा देते हैं, कभी जो है वो जा रही है कमरे में। बिल्कुल ये इशू है, बिल्कुल ये इशू है। अच्छा बातों में जैसे मैंने कहा ना कि समझते हैं कि कुछ गलत काम हो रहा है, तो शॉर्ट साहब ने जब शादी कई महीनों बाद कुछ हुआ तो बहुत कम हुआ, डॉक्टर ने बोला भाई प्रेगनेंसी होने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन दवा होना चाहिए। तो शॉर्ट साहब ने सुनो बेबी से, हम इंसान हैं जानवर नहीं है, मतलब हफ्ते में 2 दिन दवा नहीं जानवर। एक और चीज़ बोली जाती है कि सुसर साहब की इंटरवेंशन उनकी भी होती है कि ये तो हम रोज उठते नहाते क्यों तो सुसर साहब को अपना टाइम याद नहीं है, उनकी बीवी ना आती बिल्कुल सोशल इशूज़ हैं हमारे पास, सोशल इशूज़ हैं और खास छोटे घरों में 2-3 फैमिली रहती है तो बिल्कुल ये इशू होता है, ये मसला है। अब इसको कैसे एड्रेस किया जाए, उनकी फैमिली के लोगों से बात की जाए, क्या हो, मतलब ये ज़्यादा की बात है। आपने शादी कर दी कपल की और फिर आप मुस्तकिल दवाई का काम करेंगे ये भी नहीं पता आपको कितनी दफा हफ्ते में मिलना है और किस टाइमिंग से मिलना है, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो सास कहती है कि हमारा तो एक दफा में हो गया। ये सब है ना, ये इशू है, हम जानते हैं सारे इशू। I am watching it from last 40 years. हाँ बिल्कुल नहीं। तो अपने आपको हस्बैंड को समझाना पड़ेगा कि भाई आप घर में कुछ माहौल ऐसा पैदा कीजिए, आप कुछ करें इस मामले में। इस तरह से तो ना प्रेगनेंसी होगी ना कोई मसला होगा। तो मेल है जो कुछ ना कुछ इस पर एक्शन ले सकता है, फीमेल तो कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। ये करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। और एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आर वी रेडी टू क्लोज द सेशन या? अच्छा जूम पे जो लोग हैं प्लीज आप लोग में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो अपना माइक खोल के क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जूम की आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं लोग? आपके साइड पास ही है। मैं देखा है जूम पे काफ़ी लोगों ने हिट किया हुआ है, काफ़ी लोग इसको वॉच करते रहे। तो अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपना अनम्यूट कर लें अपने आप को। यहाँ से सबको अनम्यूट कर दिया, यहाँ से हमने सबको अनम्यूट कर दिया, तो आप अगर चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं।
जी 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 डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है? डॉक्टर जायदा जी जी हैदराबाद में है, मुजफ्फराबाद में। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी गुड। आप चलें, थैंक यू वेरी मच। आपको रिजल्ट मिल रहे हैं इसमें? थैंक यू सर। हाँ खुश होते हैं सर, सही कह रही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और शुक्रिया। और जी डॉक्टर ज़ुबैरुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी डॉक्टर? आप सब जोर से बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ कट कट के पहुँच रही है। जी डॉक्टर साहब फिर से बोलिएगा। कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर? एक और डॉक्टर साहब भी आए हैं इस पर। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपकी बात यहाँ सब लोगों से शेयर कर दूँ। डॉक्टर वसी हैं लाइन पे और वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं, करना चाहिए, तो मर्दों की भी करनी चाहिए कि शादी की पहली रात को रेप ना करें। रेप विद इन मैरिज का कॉन्सेप्ट सुना है? रेप विद इन मैरिज, हस्बैंड जबरदस्ती करता है तो वो रेप ही कहलाएगा। तो डॉक्टर साहब का कंसर्न ये है कि हमें लड़कों को भी और मर्दों को भी बता नहीं चाहिए कि ये कोई ऑटोमेटिक काम नहीं है कि आपको शादी की पहली रात ही आप रेप के चक्कर में ना पड़े। पहले आप रिलेशनशिप बिल्डअप करें, इट मे टेक टाइम, और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से ही सारा कुछ ये होना चाहिए।